सोवियत संघ राज्य संगठन बनने की हिम्मत नहीं कर सकता। सोवियत संघ सर्वहारा तानाशाही का रूसी रूप है। यदि कोई मार्क्सवादी सिद्धांतकार सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पर कोई रचना लिखता तो वास्तव में इस विषय का अध्ययन करता, न कि केवल तानाशाही के विरुद्ध निम्न बुर्जुआ विलाप को दोहराता, जैसा कि काउत्स्की ने मेंशेविक धुनों पर गाते हुए किया था। तो वह सबसे पहले तानाशाही की एक सामान्य परिभाषा देता और फिर उसके विशिष्ट राष्ट्रीय रूप सोवियत संघ की जांच करता। वह सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के रूपों में से एक के रूप में उनकी आलोचना करता। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि तानाशाही पर मार्क्स की शिक्षा की उदारवादी व्याख्या के बाद काउत्स्की से कोई गंभीर बात की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सोवियत क्या है के प्रश्न पर विचार किया और जिस तरह से उन्होंने इस प्रश्न से निपटा, वह अत्यंत विशिष्ट है। वे कहते हैं कि 1905 में अपने उदय को याद करते हुए सोवियतों ने सर्वहारा संगठन का सबसे व्यापक उम्फासेंडिस्टे रूप बनाया, क्योंकि इसमें सभी वेतनभोगी कर्मचारी शामिल थे। 1905 में वे केवल स्थानीय निकाय थे, 1917 में वे एक राष्ट्रीय संगठन बन गए। काउत्स्की आगे कहते हैं, सोवियत संगठन का स्वरूप पहले से ही एक महान और गौरवशाली इतिहास रखता है और इसके सामने एक और भी अधिक शक्तिशाली भविष्य है, और यह केवल रूस में ही नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वहारा वर्ग के आर्थिक और राजनीतिक संघर्ष के पुराने तरीके हर जगह अपर्याप्त हैं। वर्साजेन, ये जर्मन अभिव्यक्ति अपर्याप्त से कुछ हद तक मजबूत है और नपुंसक से कुछ हद तक कमजोर है, वित्तपूंजी के पास मौजूद विशाल आर्थिक और राजनीतिक ताकतों के खिलाफ। इन पुराने तरीकों को त्यागा नहीं जा सकता, वे अभी भी सामान्य समय के लिए अपरिहार्य हैं, लेकिन समय समय पर ऐसे कार्य सामने आते हैं जिनका वे सामना नहीं कर सकते, ऐसे कार्य जिन्हें केवल मजदूर वर्ग की शक्ति के सभी राजनीतिक और आर्थिक साधनों के संयोजन के परिणामस्वरूप सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। इसके बाद सामूहिक हड़ताल और ट्रेड यूनियन नौकरशाही पर तर्क दिया गया है, जो ट्रेड यूनियनों से कम आवश्यक नहीं है, शक्तिशाली जन लड़ाइयों को निर्देशित करने के उद्देश्य के लिए बेकार है, जो अधिक से अधिक समय का संकेत बन रहे हैं। इस प्रकार काउत्स्की ने निष्कर्ष निकाला, सोवियत संगठन का स्वरूप हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ये पूंजी और श्रम के बीच महान निर्णायक लड़ाइयों में निर्णायक महत्व प्राप्त करने का वादा करता है, जिसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हम सोवियतों से और अधिक मांग करने के हकदार हैं? बोल्शेविकों ने नवंबर क्रांति, नई शैली या हमारी शैली के अनुसार अक्टूबर 1917 के बाद वामपंथी समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर रूसी मजदूर प्रतिनिधियों की सोवियतों में बहुमत हासिल किया, और संविधान सभा के बिखराव के बाद उन्होंने सोवियतों को एक वर्ग के लड़ाकू संगठन से, जैसा कि वे तब तक थे, एक राज्य संगठन में बदलने का बीड़ा उठाया। उन्होंने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया, जिसे रूसी लोगों ने मार्च, नई शैली या हमारी शैली के अनुसार फरवरी क्रांति में जीता था। इसके अनुरूप बोल्शेविकों ने खुद को समाजवादी लोकतांत्रिक कहना बंद कर दिया है। वे खुद को कम्युनिस्ट कहते हैं। जो लोग रूसी मेंशेविक साहित्य से परिचित हैं, वे तुरंत देख लेंगे कि काउत्स्की ने किस तरह मार्टोव, एक्सेलरोड, स्टीन और कंपनी की नकल की है। हाँ, गुलामगिरी से, क्योंकि काउत्स्की ने मेंशेविक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देने के लिए तथ्यों को हास्यास्पद रूप से तोड़मरोड़ कर पेश किया है। उदाहरण के लिए, जब बोल्शेविकों का नाम बदलकर कम्युनिस्ट करने और राज्य संगठन के रूप में सोवियतों के महत्व के सवाल पहली बार उठाए गए थे, तो काउत्स्की ने अपने मुखबिरों, बर्लिन के स्टीन या स्टॉकहोम के एक्सेलरोड से पूछने की जहमत नहीं उठाई। अगर काउत्स्की ने ये सरल पूछताछ की होती तो उन्होंने ये हास्यास्पद पंक्तियां नहीं लिखी होती, क्योंकि ये दोनों सवाल बोल्शेविकों द्वारा अप्रैल 1917 में उठाए गए थे। उदाहरण के लिए, 4 अप्रैल 1917 के मेरे थीसिस में, यानी अक्टूबर 1917 की क्रांति से बहुत पहले, और जाहिर है 5 जनवरी 1918 को संविधान सभा के विघटन से बहुत पहले। लेकिन काउत्स्की का तर्क, जिसे मैंने अभी अभी उद्धृत किया है, सोवियतों के पूरे प्रश्न का सार है। सार यह है, क्या सोवियतों को राज्य संगठन बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए? अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों ने नारा दिया था, सारी शक्ति सोवियतों को। और उसी महीने आयोजित बोल्शेविक पार्टी सम्मेलन में उन्होंने घोषणा की कि वे बुर्जुआ संसदीय गणतंत्र से संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि पेरिस कम्यून या सोवियत प्रकार के मजदूरों और किसानों के गणतंत्र की मांग करते हैं। या क्या सोवियतों को इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? सत्ता को अपने हाथों में लेने से बचना चाहिए, राज्य संगठन बनने से बचना चाहिए और एक वर्ग के लड़ाकू संगठन बने रहना चाहिए, जैसा कि मार्तोव ने व्यक्त किया था, इस मासूम इच्छा से इस तथ्य को और बड़ा चढ़ाकर पेश करते हुए कि मेंशेविक नेतृत्व में सोवियतें मजदूरों को पूंजीपति वर्ग के अधीन करने का एक साधन थी।
कौत्स्की ने मार्टोव के शब्दों को बार बार दोहराया, बोल्शेविकों और मेंशेविकों के बीच सैद्धांतिक विवाद के अंशों को चुना और बिना किसी आलोचना और बिना किसी अर्थ के उन्हें सामान्य सैद्धांतिक और सामान्य यूरोपीय क्षेत्र में प्रत्यारोपित किया। इसका परिणाम ऐसा मिला जुला हुआ है कि अगर कौत्स्की के इन तर्कों को कोई भी वर्गचेतन रूसी कार्यकर्ता पढ़ता तो उसे होमेरिक हंसी आ जाती। जब हम बताएंगे कि मुद्दा क्या है, तो यूरोप का हर मजदूर कुछ कट्टर सामाजिक साम्राज्यवादियों को छोड़कर काउत्स्की का स्वागत इसी तरह की हंसी से करेगा। काउत्स्की ने मार्टोव की गलती को एक बड़ी मूर्खता में बदलकर उसे धोखा दिया है। वास्तव में देखिए काउत्स्की के तर्क का सार क्या है। सोवियत संघ सभी वेतनभोगी श्रमिकों को गले लगाता है। सर्वहारा वर्ग के आर्थिक और राजनीतिक संघर्ष के पुराने तरीके वित्तीय पूंजी के खिलाफ अपर्याप्त हैं। सोवियत संघ को भविष्य में एक बड़ी भूमिका निभानी है और केवल रूस में ही नहीं। वे यूरोप में पूंजी और श्रम के बीच महान निर्णायक युद्धों में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यही बात कौत्स्की कहते हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन क्या पूंजी और श्रम के बीच निर्णायक लड़ाई ये तय नहीं करेगी कि दोनों में से कौन सा वर्ग राज्य की सत्ता संभालेगा? ऐसा कुछ भी नहीं, भगवान न करे। सोवियतों को, जो सभी वेतनभोगी श्रमिकों को अपने में समाहित करते हैं, निर्णायक लड़ाइयों में राज्य संगठन नहीं बनना चाहिए। लेकिन राज्य क्या है? राज्य और कुछ नहीं बल्कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन करने की मशीन है। इस प्रकार आधुनिक समाज में सभी मेहनतकश और शोषित लोगों के अगुआ उत्पीड़ित वर्ग को पूंजी और श्रम के बीच निर्णायक लड़ाई की दिशा में प्रयास करना चाहिए, लेकिन उस मशीन को नहीं छूना चाहिए जिसके माध्यम से पूंजी श्रम को दबाती है। उस मशीन को नहीं तोड़ना चाहिए। उसे शोषकों को दबाने के लिए अपने व्यापक संगठन का उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया मिस्टर काउत्स्की, शानदार। हम वर्ग संघर्ष को पहचानते हैं उसी तरह जैसे सभी उदारवादी इसे पहचानते हैं, यानी पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकने के बिना। यहीं पर काउत्स्की का मार्क्सवाद और समाजवाद दोनों से पूर्ण विच्छेद स्पष्ट हो जाता है। वास्तव में ये पूंजीपति वर्ग के खेमे में परित्याग है, जो वर्ग के संगठनों को राज्य संगठनों में बदलने के अलावा सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, जिनका वे दमन करते हैं। काउत्स्की अब सब कुछ समेटने और सभी गहरे विरोधाभासों से केवल वाक्यांशों के साथ दूर होने की अपनी स्थिति को नहीं बचा सकते। काउत्स्की या तो मजदूर वर्ग द्वारा राज्य सत्ता की धारणा को पूरी तरह से खारिज करते हैं, या वे मानते हैं कि मजदूर वर्ग पुरानी बुर्जुआ राज्य मशीन को अपने कब्जे में ले सकता है। लेकिन वे किसी भी तरह से यह नहीं मानेंगे कि उसे इसे तोड़ना चाहिए, इसे नष्ट करना चाहिए और इसकी जगह एक नई सर्वहारा मशीन लानी चाहिए। काउत्स्की के तर्कों की चाहे जिस तरह से व्याख्या की जाए या समझाया जाए, मार्क्सवाद के साथ उनका विच्छेद और बुर्जुआ वर्ग के प्रति उनका समर्पण स्पष्ट है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में विजयी मजदूर वर्ग को किस तरह के राज्य की जरूरत है, इसका वर्णन करते हुए मार्क्स ने लिखा, राज्य यानी शासक वर्ग के रूप में संगठित सर्वहारा वर्ग। अब हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी भी मार्क्सवादी होने का दावा करता है और यह घोषणा करता है कि सर्वहारा वर्ग को, जो पूरी तरह संगठित है और पूंजी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, अपने वर्ग संगठन को राज्य संगठन में नहीं बदलना चाहिए। यहाँ काउत्स्की ने उस राज्य में अंधविश्वास को उजागर किया है जो जर्मनी में, जैसा कि एंगेल्स ने 1891 में लिखा था, पूंजीपति वर्ग और यहाँ तक कि कई मजदूरों की सामान्य सोच में शामिल हो गया है। मजदूरों, लड़ो। हमारा मूर्ख इस पर सहमत है, जैसा कि हर बुर्जुआ सहमत है, क्योंकि मजदूर सभी एक ही तरह से लड़ रहे हैं और केवल एक ही काम करना है कि उनकी तलवार की धार को कुंद करने के तरीके ईजाद करें। लड़ो, लेकिन जीतने की हिम्मत मत करो। पूंजीपति वर्ग की राज्य मशीन को नष्ट मत करो। पूंजीपति वर्ग के राज्य संगठन की जगह सर्वहारा वर्ग के राज्य संगठन को मत स्थापित करो। जो कोई भी ईमानदारी से मार्क्सवादी दृष्टिकोण से सहमत है कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन की मशीन के अलावा कुछ नहीं है, और जिसने इस सत्य पर विचार किया है, वह कभी भी इस बेतुके निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि वित्तीय पूंजी को हराने में सक्षम सर्वहारा संगठनों को खुद को राज्य संगठनों में नहीं बदलना चाहिए। ये वह बिंदु था जिसने छोटे बुर्जुआ को धोखा दिया, जो मानता है कि सब कुछ कहने और करने के बाद राज्य वर्गों से बाहर या वर्गों से ऊपर की चीज है। वास्तव में सर्वहारा वर्ग, एक वर्ग को पूंजी पर निरंतर युद्ध करने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए, जो न केवल सर्वहारा वर्ग पर बल्कि पूरे लोगों पर, पूरे छोटे पूंजीपति वर्ग पर, सभी किसानों पर शासन करती है। फिर भी इस सर्वहारा वर्ग, इस एक वर्ग को अपने संगठन को राज्य संगठन में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि छोटे बुर्जुआ वर्ग संघर्ष से डरते हैं और इसे अपने तार्किक निष्कर्ष, अपने मुख्य उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। काउत्स्की ने खुद को पूरी तरह से उलझा लिया है और खुद को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। ध्यान दें, वह खुद स्वीकार करता है कि यूरोप पूंजी और श्रम के बीच निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ रहा है,
और सर्वहारा वर्ग के आर्थिक और राजनीतिक संघर्ष के पुराने तरीके अपर्याप्त हैं। लेकिन ये पुराने तरीके वास्तव में बुर्जुआ लोकतंत्र का उपयोग थे, इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है। लेकिन काउत्स्की यह सोचने से डरते हैं कि आगे क्या होगा, इसलिए इसका मतलब यह है कि अब केवल एक प्रतिक्रियावादी, मजदूर वर्ग का दुश्मन, पूंजीपति वर्ग का गुर्गा ही पुराने अतीत की ओर मुंह फेर सकता है, बुर्जुआ लोकतंत्र के आकर्षण को चित्रित कर सकता है और शुद्ध लोकतंत्र के बारे में बकवास कर सकता है। मध्ययुगीनता की तुलना में बुर्जुआ लोकतंत्र प्रगतिशील था और इसका उपयोग किया जाना था। लेकिन अब यह मजदूर वर्ग के लिए पर्याप्त नहीं है। अब हमें पीछे की बजाय आगे की ओर देखना चाहिए। बुर्जुआ लोकतंत्र की जगह सर्वहारा लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए। और जबकि सर्वहारा क्रांति के लिए तैयारी का काम, सर्वहारा सेना का गठन और प्रशिक्षण बुर्जुआ लोकतांत्रिक राज्य के ढांचे के भीतर संभव और आवश्यक था, अब जब हम निर्णायक लड़ाई के चरण में पहुंच गए हैं, तो सर्वहारा वर्ग को इस ढांचे में सीमित करने का मतलब है सर्वहारा वर्ग के उद्देश्य को धोखा देना, इसका मतलब है विश्वासघात करना। काउत्स्की ने मार्टोव के तर्क को दोहराकर खुद को विशेष रूप से हास्यास्पद बना दिया है, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि मार्टोव के मामले में ये तर्क किसी अन्य तर्क पर आधारित था, जिसका उपयोग वह काउत्स्की नहीं करते हैं। मार्टोव ने कहा और काउत्स्की ने उनके बाद दोहराया कि रूस अभी समाजवाद के लिए परिपक्व नहीं है, जिससे ये तार्किक रूप से निष्कर्ष निकलता है कि सोवियतों को संघर्ष के अंगों से राज्य संगठनों में बदलना बहुत जल्दी है। पढ़ें, मेंशेविक नेताओं की सहायता से सोवियतों को साम्राज्यवादी पूंजीपति वर्ग के अधीन करने के लिए उपकरणों में बदलना समय की मांग है। हालांकि काउत्स्की सीधे तौर पर यह नहीं कह सकते कि यूरोप समाजवाद के लिए परिपक्व नहीं है। 1909 में, जब वे अभी तक विद्रोही नहीं हुए थे, उन्होंने लिखा था कि तब समय से पहले क्रांति से डरने का कोई कारण नहीं था, कि जो कोई भी हार के डर से क्रांति का त्याग करता है, वह देशद्रोही होता है। काउत्स्की इसे सीधे तौर पर त्यागने की हिम्मत नहीं करता, और इस तरह हमें एक बेतुकी बात मिलती है, जो निम्न बुर्जुआ वर्ग की मूर्खता और कायरता को पूरी तरह उजागर करती है। एक ओर यूरोप समाजवाद के लिए परिपक्व है और पूंजी और श्रम के बीच निर्णायक युद्धों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी ओर लड़ाकू संगठन, यानी वह संगठन जो लड़ाई में पैदा होता है, बढ़ता है और ताकत हासिल करता है, सर्वहारा वर्ग का संगठन, हरावल और संगठक, उत्पीड़ितों का नेता, एक राज्य संगठन में तब्दील नहीं होना चाहिए। व्यवहारिक राजनीति के दृष्टिकोण से यह विचार कि सोवियत संघ लड़ाकू संगठनों के रूप में आवश्यक है, लेकिन उन्हें राज्य संगठनों में नहीं बदला जाना चाहिए, सिद्धांत के दृष्टिकोण से कहीं अधिक बेतुका है। शांति के समय में भी, जब कोई क्रांतिकारी स्थिति नहीं होती है, पूंजीपतियों के खिलाफ मजदूरों का सामूहिक संघर्ष, उदाहरण के लिए सामूहिक हड़ताल, दोनों पक्षों में बहुत कड़वाहट पैदा करता है, संघर्ष में उग्र भावनाएं पैदा करता है। पूंजीपति वर्ग लगातार इस बात पर जोर देता है कि वे अपने घर में मालिक बने रहें और बने रहना चाहते हैं, आदि। और क्रांति के समय में, जब राजनीतिक जीवन उबाल पर पहुंच जाता है, सोवियत संघ जैसा संगठन जो उद्योग की सभी शाखाओं के सभी मजदूरों, सभी सैनिकों और ग्रामीण आबादी के सभी मेहनतकश और सबसे गरीब तबकों को अपने में समाहित करता है, ऐसा संगठन संघर्ष के विकास के साथ हमले और बचाव के सरल तर्क द्वारा अपने आप ही अनिवार्य रूप से सवाल को सीधे सामने रखता है। बीच का रास्ता अपनाने और सर्वहारा वर्ग को पूंजीपति वर्ग के साथ सामंजस्य बनाने का प्रयास सरासर मूर्खता है और यह बुरी तरह विफल होने के लिए अभिशप्त है। रूस में मार्टोव और अन्य मेंशेविकों के उपदेशों के साथ यही हुआ, और जर्मनी और अन्य देशों में भी ऐसा ही होगा यदि सोवियत किसी व्यापक पैमाने पर विकास करने, एकजुट होने और मजबूत होने में सफल होते हैं। सोवियतों से यह कहना कि लड़ो लेकिन सारी राज्य शक्ति अपने हाथों में मत लो, राज्य संगठन मत बनो, सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच वर्ग सहयोग और सामाजिक शांति का उपदेश देने के समान है। ये सोचना भी हास्यास्पद है कि भीषण संघर्ष के बीच ऐसी स्थिति से शर्मनाक विफलता के अलावा कुछ और हो सकता है। लेकिन काउत्स्की की हमेशा की नियति दो कुर्सियों के बीच बैठना है। वह हर बात पर अवसरवादियों से असहमत होने का दिखावा करता है, लेकिन व्यवहार में वह हर जरूरी बात, यानी क्रांति से जुड़ी हर बात पर उनसे सहमत होता है।